अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। हेलो एवरीवन, चैलेंजर्स विनिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए मैथ्स का वीडियो लेकर आए हैं जो खास करके क्लास 11th के लिए है, जो कि आज से आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लास आपके लिए होगा। तो जितने भी बच्चे हैं ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खास हो सकता है। ये आपके लाइफ में आप ये चीज़ पहली बार जानोगे जो आज हम आपको मैथ्स में बताएंगे। और मैथ्स के नाम तो सुन के ऐसे भी बिहार के जितने भी बच्चे होते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में बिहार के जितने इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बच्चा मैथ्स के नाम से ही काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में माना जा सकता है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि बिहार के बच्चे मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, क्योंकि वो मैथ्स पे बहुत फोकस करते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा पढ़ने में। तो आज हम लोग यही स्टार्ट करने वाले हैं। फ़िलहाल जो भी है वो चीज़ हम लोग, तो चलो अब हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक अपना मैथ्स का है। मैथ्स में तो हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़ेंगे ही, जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो तो करेंगे ही, लेकिन वो अभी काफ़ी आगे आने वाला है। पहले हम लोगों को ये जानना है ना कि अगर हम मैथ्स के क्वेश्चंस तो बहुत पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें यही नहीं पता है कि मैथ्स है क्या, मैथ्स का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ये पैदा हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, आप पढ़ के देख सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स के नाम से भी जानते हो, और कहीं कहीं इसे मैथ भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन इनमें से ये दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। आप मैथमेटिक्स को शॉर्ट फॉर्म में मैथ बोलो या मैथ्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स, अगर मैथ लिखा हुआ है तो ये गलत है और मैथ्स लिखा हुआ है तो ये सही है। ये दोनों लिखा जा सकता है और ये दोनों ही शॉर्ट फॉर्म है। पूरा जो इसका फुल नेम है वो है मैथमेटिक्स, जिसको हर बच्चा जानता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, और वो हिंदी में नाम सबको पता होना चाहिए, और वो हिंदी में बोला जाता है गणित। तो आप सबसे पहला बात याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित बोलते हैं, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है या तो मैथ्स होता है, आप इसको शॉर्ट में मैथ्स भी बोल सकते हैं, या फिर मैथ भी बोला जा सकता है। दोनों में से कोई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात, पहला बात आपने समझ लिया कि मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। दूसरा जो बात है वो है कि मैथमेटिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो अक्सर पिछले वाले लेक्चर में, अब जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी बताया गया था, हम लोग साइंस के टर्म में, क्योंकि हम लोग साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो साइंस के टर्म में ज़्यादातर लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से ही वर्ड को लिया गया है। तो यहाँ पे भी वहाँ पे हमने आपको बताया था साइंस में लैटिन भाषा, लेकिन यहाँ पे हम आपको ग्रीक भाषा, यही दोनों भाषा से बहुत सारे वर्ड को निकाल के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स ग्रीक भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, सॉरी ग्रीन लिखा गया यहाँ पे, ग्रीक भाषा से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। यानी ये जो ओरिजिन इसका हुआ है वो ग्रीक से हुआ है, ठीक है, ग्रीक वर्ड यानी कि, और वो ग्रीक वर्ड है कौन सा, मतलब लैंग्वेज तो अपना ग्रीक लैंग्वेज हो गया, ठीक है, और उस लैंग्वेज में मतलब ग्रीक भाषा, लैंग्वेज यानी भाषा, तो ग्रीक लैंग्वेज यानी ग्रीक भाषा में जो वर्ड आते हैं, जो आपके शब्द आते हैं, वो शब्द क्या थे, वो शब्द थे मैथेमा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैथेमा, ठीक है, यानी ग्रीक भाषा में एक शब्द था, ठीक है, जिसको ग्रीक शब्द बोल सकते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक शब्द, जैसे हिंदी भाषा का शब्द जो बहुत सारे होते हैं तो वो हिंदी शब्द हैं, है ना। तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है, ठीक है, उसको हम ग्रीक शब्द बोल सकते हैं, ठीक है, या ग्रीक वर्ड बोल सकते हैं। तो ग्रीक वर्ड था, और वो कौन सा वर्ड था, जिसका नाम था मैथेमा, ठीक है, क्या था, मैथेमा, जिसका मतलब क्या होता था,
जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में साइंस के बारे में देखा, तो हमने बताया कि साइंस जो है वो एक लैटिन भाषा से आया है, और वो लैटिन वर्ड क्या था, तो साइंसिया लैटिन वर्ड था। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जरूर आपको पता होगा, साइंसिया लैटिन वर्ड था, और उस साइंसिया का मतलब होता था, तो क्या मतलब होता था, नो और नॉलेज, यानी जानना या ज्ञान। इसी तरह से मैथेमा ग्रीक वर्ड है, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो वो मतलब हमने यहाँ मेंशन किया है। मैथेमा का मतलब साइंस होता है, या फिर या साइंस हो सकता है, या फिर नॉलेज हो सकता है, या फिर लर्निंग, है ना, लर्न मतलब सीखना, ठीक है। तो साइंस का मतलब सबको पता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विज्ञान। नॉलेज, है ना, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, और लर्न का मतलब सीखना होता है, ठीक है। तो मैथेमा का मतलब ये तीन हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। आप ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपने विज्ञान बोला है ना, सीधा सा बात है, विज्ञान क्या था, जानना या ज्ञान, नो और नॉलेज, है ना। लर्न मतलब सीखना, ठीक है, तो वही सेंस है, जानना या सीखना। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग सेंस जो है वो सेम है। तो मैथेमा अगर साइंस है, तो इस साइंस का मतलब ही तो हमने आपको बताया था, साइंस या वर्ड से आया था, और उसका मतलब ही होता था नो और नॉलेज। तो मैथेमा का मतलब होता था साइंस, और साइंस का मतलब आपको पहले से बताया गया है, नो और नॉलेज, यानी जान लेना, सीख लेना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना। ये इस वर्ड का मतलब होता था, जिस वर्ड को हम लोग क्या बोले, मैथेमा, ठीक है। और इसी मैथेमा को जब इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम रखा गया है ना, तो जैसे आप यहाँ देखो हिंदी में गणित बोलते हैं, इसी को जब इंग्लिश ट्रांसलेट किए तो मैथमेटिक्स होता है। तो इसी तरह से मैथेमा ग्रीक वर्ड था, और जब इसको ट्रांसलेट किया गया, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हर जगह चलता है, तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही इसको ट्रांसलेट किया गया हर एक चीज़ को। तो जब मैथेमा को इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, तो इसका नाम पड़ा मैथमेटिक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैथ्स, या फिर हम इसको मैथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने वही चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स को आप क्या बोल सकते हैं, मैथ्स बोल सकते हैं, या फिर मैथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी हमने लिखा था, यहाँ भी हमने लिख लिया। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि मैथेमा ग्रीक वर्ड था, उसी का मतलब ये होता था, और इसी को इंग्लिश ट्रांसलेट करके मैथमेटिक्स बनाया गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब हम आपको साइंस वाले पहले ही लेक्चर्स में बताए थे कि दो तरह के, शायद अगर बताए थे तो ठीक है, नहीं बताए थे तो अभी बता देते हैं, कि दो तरह के होते हैं लोग, नाम आप ज़्यादातर सुनोगे साइंस में, एक फिलोसोफर और एक साइंटिस्ट, ठीक है। एक फिलोसोफर का हिंदी में दार्शनिक बोलते हैं, हम यहाँ पे कहीं शॉर्ट में लिख रहे हैं फिलोसोफर, ठीक है, जिसको दार्शनिक बोलते हैं, ठीक। और एक साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिक। तो ये फिलोसोफर और साइंटिस्ट, ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर हम लोग साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं, फिलोसोफर का नाम कम सुनते हैं। लेकिन बहुत पहले ज़माने में पादरी लोग होते थे। पादरी जैसे हमारे यहाँ संत महात्मा लोग होते हैं, वैसे ही वो क्रिश्चियन समाज में पादरी लोग होते हैं। तो वो लोग कुछ बातें बताते थे, जैसे कि अगर बारिश हो रहा है या बादल गरज रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो उनका कहना होता था कि बादल गरज रहा है तो भगवान, इंसान ने बहुत सारे पाप किए हैं जिसके कारण भगवान गुस्सा हो रहे हैं, और उस गुस्सा से बादल गरज, ऐसे से बहुत सारे अंधविश्वास होते थे। तो वो क्या करते थे, हाँ, कुछ बात उनकी सही भी होती थी, कुछ बात अंधविश्वास भी होती थी। ऐसा नहीं कि हर बात वो गलत ही बोलते थे, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी सही भी होती थी, बहुत सारी बातें उनकी गलत भी होती थी। लेकिन उस समय वो गलत नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो पादरी लोग थे संत महात्मा की तरह, तो वो बहुत सारे बातों को सच सच बताते थे, जो भी बताते थे उसको लोग मानता था, क्योंकि उनको ज्ञानी माना जाता था, ऑलरेडी ज्ञानी होते भी थे वो, ठीक है। लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं प्रूफ नहीं था, क्योंकि साइंस का मतलब ही क्या है, देयर इज नो गारंटी ऑफ साइंस। विज्ञान का कोई गारंटी नहीं है। आज जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो कल गलत भी हो सकता है, क्योंकि साइंस क्या है, एक डिस्कवरी है, खोज। आज जो थ्योरी बना है वो थ्योरी कल गलत भी हो सकता है। तो वो जो उस समय बताए वो गलत नहीं है, उनको जो समझ में आया वो बता दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है।
हाँ, उनका थ्योरी गलत हो सकता है, उनको जो समझ में आया वो बताए, फिर उस थ्योरी को कुछ किसी ने देखा कि हाँ यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो उन्होंने कोई और थ्योरी दिया, फिर तीसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कोई और थ्योरी दिया, ऐसे ऐसे हर चीज़ का खोज हुआ। और आज भी हम जो चीज़ पढ़ रहे हो सकता है आगे चल के गलत हो जाए। तो साइंस का कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये खोज है, भगवान तो दिए नहीं है एक ऑडियो कैसेट दे के कि हाँ देखो ऐसे ऐसे ये चीज़ होता है। सब लोग, इंसान खोज रहा है, उसको देख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, धीरे धीरे पता चल रहा है। तो यही बात है। तो फिलोसफर, दार्शनिक जो होते थे वो पहले के ज्ञानी लोग ही होते थे, लेकिन वो किसी चीज़ को बताते थे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि हाँ ये हो रहा है तो इस कारण से हो रहा है, लेकिन उसको कहीं साबित नहीं कर पाते थे। लेकिन साइंटिस्ट क्या है, वैज्ञानिक क्या है कि अगर ये काम ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम भी इस चीज़ को करवा सकते हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ पे विचार करते हैं, सबको प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं, तब जाके एक थ्योरी बनाते हैं। उनको वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बोला जाता है। और फिलोसफर जो प्रूफ नहीं कर पाते थे, और ये साबित भी, प्रूफ भी कर पाते हैं। ठीक है, तो यही फिलोसफर और साइंटिस्ट में सबसे बड़ा अंतर है। फिलहाल आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ आपको बता दिया। तीसरा बात, अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स, दार्शनिक लोग, क्योंकि पहले ज़माने के बाद मैथ्स अभी तो खोज नहीं हुआ है, काफ़ी पहले डिस्कवर हुआ है, तो उस समय ठीक है फिलोसफर ही बोला जाता था, साइंटिस्ट अब बोला जाता है क्योंकि अब प्रूफ करके देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलोसफर, दार्शनिक, ये अकॉर्डिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखा A/ का साइन है और C। तो अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स यानी दार्शनिक के अनुसार। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, हमने यहाँ पे फिलोसफर के बारे में बताया और साइंटिस्ट का अंतर बता दिया। अगला जो यहाँ का सबसे पहला पॉइंट बताया है कि अलग अलग फिलोसफर थे, तो उन्होंने क्या क्या बताया, बात बताई। सबसे पहला नाम हमने लिखा है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो कि ग्रीक के ही रहने वाले थे, ग्रीक फिलोसफर से, जैसे ग्रीक लैंग्वेज से ये आया, वहीं से शुरुआत हुआ था। तो एरिस्टोटल ग्रीक के ही थे। उन्होंने 18वीं सेंचुरी में यानी 18वीं शताब्दी में उन्होंने बताया कुछ बातें मैथ्स के बारे में कि मैथ्स आखिर होता क्या। ठीक है, अगर कहा जाए ना तो मैथ्स का कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं, कहीं नहीं, कोई मैथ्स का एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग शताब्दियों में, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं, 21वीं, हर समय कुछ ना कुछ मैथ्स के बारे में अलग अलग बातें बताई गई है। मैथ्स का कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन कहीं नहीं मिलता है, हर जगह पे कुछ ये डिफिनीशन होता है, कुछ वो डिफिनीशन होता है। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं कि मैथ्स को किस किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। तो 18वीं सेंचुरी में यानी 18वीं शताब्दी में एरिस्टोटल, जो कि ग्रीक शहर के रहने वाले थे, एरिस्टोटल द्वारा ये बताया गया कि मैथमेटिक्स है क्या, जिसको शॉर्ट में मैथ्स या मैथ भी बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है, तो हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है द साइंस ऑफ क्वांटिटी। द साइंस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, जैसे मात्रा मतलब 5 केजी सेव, 2 केजी आलू, है ना, 1 लीटर दूध, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ है ना, 1 लीटर पानी, 1 केजी प्याज, ऐसे बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो मात्रा मतलब हो गया जहां हम लोग नंबर यूज करें, है ना, संख्या का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो द साइंस ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी का विज्ञान, क्वांटिटी की मत को हिंदी में मात्रा बोलेंगे, तो मात्रा का विज्ञान, यानी कि एरिस्टोटल द्वारा 18वीं शताब्दी में ये बताया गया कि मैथमेटिक्स है क्या। तो मैथमेटिक्स को आप डिराइव कर सकते हैं द साइंस ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा का विज्ञान के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, मात्रा का विज्ञान। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ही लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में तो आना नहीं, ये तो बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं, जो आपके लिए आपके लाइफ में पहली बार शायद आ भी रहा होगा और आपको आगे काम भी देगा, है ना। जब क्लासेज आप मेन आपका सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे बुक से लाइन बाय लाइन, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ हिंदी इंग्लिश तो देखा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादातर इंग्लिश का टर्म ही रखना है, हम आपको हिंदी में भी समझाते जा रहे हैं। तो द साइंस ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रा का विज्ञान, यानी मात्रा के बारे में जहाँ मुझे, और विज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना या ज्ञान, यानी कि जहाँ मुझे मात्रा के बारे में जानकारी लेना है, मात्रा के बारे में सीखना है, मात्रा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। और मात्रा का मतलब संख्या, यानी किसी भौतिक राशि को हम संख्या के रूप में, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हम फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे ही 11th में ही, फर्स्ट चैप्टर में ही, जैसे कि क्षेत्रफल हो गया यानी एरिया, आयतन मतलब वॉल्यूम, है ना, बल हो गया फोर्स, कार्य हो गया वर्क, ऐसे ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। वो क्या होता है वो आगे हम आपको समझाएंगे जब आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट लेसन फिजिक्स में। तो उन सब चीज़ों का मात्रा, जैसे कि बल ही है फोर्स,
तो 5 न्यूटन का बल, है ना, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हम बल को यानी फोर्स को डेराइव कर रहे हैं एक मात्रा के रूप में। हम सिर्फ बल नहीं बोल रहे कि हमने बल लगाया, हम ये बोल रहे हैं कि हमने 5 न्यूटन का बल लगाया। तो हम यहाँ पे मात्रा व्यक्त कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक अमाउंट का बात कर रहे हैं, एक क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में मुझे जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो सारे कहाँ पे प्राप्त होगी, तो वो मैथमेटिक्स में प्राप्त होगी। तो 18वीं सेंचुरी के अनुसार एरिस्टोटल का यही कहना था कि मैथमेटिक्स क्या है, तो मात्रा का विज्ञान है, और विज्ञान का मतलब जानना, मात्रा के बारे में मुझे समझना ही क्या कहलाता है, मैथमेटिक्स कहलाता है। ये कब हुआ, 18वीं सेंचुरी में। किसके द्वारा बताया गया, एरिस्टोटल के द्वारा। कहाँ के थे, ग्रीक के थे। क्लियर है। अच्छा, इसमें हमने कुछ और भी नीचे लिखा है कि द साइंस ऑफ क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रूप में डिराइव किया गया कि द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न्स इज कॉल्ड मैथ्स। मैथ्स को आप दूसरे फॉर्म में ये भी बोल सकते हैं, ये भी एरिस्टोटल के द्वारा ही बताया गया। एक तो शॉर्ट में ये कि इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ क्वांटिटी, यानी यह विज्ञान मात्रा का विज्ञान के रूप में परिभाषित होता है। ठीक है। दूसरा, द स्टडी ऑफ नंबर, इस भाग में यानी मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ नंबर्स। स्टडी मतलब अध्ययन करना, नंबर मतलब संख्या, और नंबर से मतलब संख्याओं का अध्ययन। इसमें हम लोग संख्याओं का अध्ययन करते हैं। शेप्स मतलब आकृति। आप अलग अलग तरह के आकृति, ऐसे है वृत्त के आकार का, ये ऐसे फुटबॉल की तरह है तो गोल आकार का, ऐसे इस तरह का 3 साइड में है तो त्रिभुजा आकार, है ना, यानी कि सर्क्यूलर फॉर्म। जैसे सर्क्यूलर फॉर्म का मतलब हो गया वृत्ताकार। फिर हो गया स्फेरिकल शेप यानी गोलाकार, है ना। फिर ट्रेंगुलर शेप यानी कि त्रिभुजाकार। ऐसे बहुत सारे सिलिंड्रिकल शेप, बेलनाकार, ऐसे आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के आकृति देखे हैं। तो मैथ्स में हम लोग नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में स्टडी करते हैं। आपने देखा भी संख्या के बारे में हम लोग अलजेब्रा वगैरह में स्टडी करते हैं। शेप्स, जियोमेट्री, ज्यामिति में हम लोग शेप्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। शेप्स बोले तो आकृति, है ना, जैसे बेलन हो गया, सिलेंडर, स्फेयर यानी गोला, सर्कल यानी वृत्त, ऐसे बहुत सारे चीज़। एंड पैटर्न्स तो आपने देखा ही है ना, अलग अलग तरह का पैटर्न्स होता है, छोटा छोटा मतलब बॉक्स बाय बॉक्स, मतलब अलग अलग तरह की चीज़। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे, नंबर, शेप्स, पैटर्न्स के बारे में। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे स्टडी करना होता है मैथमेटिक्स में। ये किसने बताया, एरिस्टोटल ने बताया। कब बताया, 18वीं शताब्दी में बताया। कहाँ के थे ये, ग्रीक के थे। क्या थे, फिलोसफर, है ना, मैथमेटिशियन भी बोल दो आप, क्योंकि मैथमेटिक्स का उन्होंने खोज करा है, थोड़ा बहुत बात उन्होंने बताया है। तो ये तो एरिस्टोटल द्वारा बताया गया, और हम पहले बताया मैथ्स का कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है, एरिस्टोटल द्वारा ये बताया गया। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर, दूसरे फिलोसफर ने क्या बताया। तो जर्मन फिलोसफर, जर्मनी के एक फिलोसफर थे। जर्मनी के फिलोसफर मतलब दार्शनिक। जर्मनी के एक फिलोसफर थे जिनका नाम था कार्ल फ्राइडरिच गॉस। कार्ल, इसको हम लोग कार्ल पढ़ेंगे, कार्ल फ्राइडरिच, ठीक है, गॉस। शॉर्ट में हम लोग गॉस भी बोलते हैं, है ना। एरिस्टोटल भी इनको बोल रहे हैं, इनको गॉस बोल दो। पूरा नाम कार्ल फ्राइडरिच गॉस, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या कहना था, ये कहना था क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। यानी कि जर्मनी के फिलोसफर जो कार्ल फ्राइडरिच गॉस थे, इनके द्वारा कहना था क्वीन ऑफ साइंस, यानी मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज क्वीन ऑफ साइंस। क्वीन ऑफ साइंस का मतलब क्या, विज्ञान की रानी, यानी मैथमेटिक्स क्या है, विज्ञान की रानी है। आप खुद से सोचो, एक राजा जो है बिना रानी का, कभी भी आप बहुत सारे थ्योरी, आपने बहुत सारे इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री, उसमें हर एक राजा की एक रानी होती है ना। तो मतलब हर जगह पे राजा को रानी होती है, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए एक कोई ज़रूरत होता है स्त्री का, ठीक है। इस बात का गलत सेंस मत निकालिएगा, हम एक समझाने का सिर्फ नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी लगभग जितने भी हैं, है ना, जो भी इस धरती पे हैं, उनका शादी होता है, उनकी एक बीवी होती है। क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि भगवान ही बनाए हैं कि एक आदमी को चलने के लिए पीछे एक स्त्री होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया गया है, दुनियादारी सिखाया गया है कि अगर ऐसा होगा तभी हम दुनियादारी को सीख पाएंगे। क्योंकि अगर हम अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वो संत महात्मा हो गए, तो हम कभी भी उस दुनियादारी को नहीं सीख पाएंगे जो रियल
रियल जिंदगी में घटने वाला है, जो समाज के बीच में रहने के बाद घटता है ना। क्योंकि संत महात्मा हो गए तो आप अकेले ज़िंदगी कहीं आप पहाड़ पे जाके बिता रहे हो, लेकिन अगर आप एक शादी के बंधन में बनते हो तो आप इस समाज में रहते हो और अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ सीखते हो, अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ को झेलते हो और उस चीज़ से निकलते हो, उसमें प्रॉब्लम में फंसते हो, उसका सॉल्यूशन निकालते हो, तो तुम्हें लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। तो हर एक किंग का एक क्वीन होता है, यानी कि एक राजा का एक रानी होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको पढ़ना है कि क्वीन ऑफ साइंस यानी विज्ञान की रानी। अब विज्ञान है, विज्ञान में मुझे बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जानना है, ज्ञान लेना है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, जैसे हमको भी सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, आपको भी सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, है ना। तो उसी तरह से इनका कहना था कि साइंस को भी सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए, और वो था मैथमेटिक्स। इनका कहना था कि इनका कार्ल फ्राइडरिच गॉस। जैसे कि आप जितना भी साइंस में बहुत सारे सेक्शन पढ़ते हो, चाहे वो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या और भी, उसमें कैलकुलेशन का जरूर पड़ता है। आप फिजिक्स में तो खास करके बहुत सारा क्वेश्चंस डील करते हो, तो उसमें मैथ्स का ही यूज होता है, वो भी साइंस है। तो कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज होता है वहाँ पे, बिना मैथ्स का आप सॉल्यूशन ही नहीं फाइंड कर सकते हो, एग्जैक्ट चीज़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि मात्रा का जरूरत सब जगह होता है। तो साइंस के साथ साथ मैथ्स चल रहा था, तो जिसके बेस पर इन्होंने बोला कि साइंस की ये रानी है, बिना इसके साइंस हो ही नहीं सकता, क्वीन ऑफ साइंस, ये इनका कहना था, ठीक है। और ये 19th सेंचुरी में बताए थे, 18वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी में। तीसरे मॉडर्न फिलोसफर, आधुनिक दार्शनिक। आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज के डेट में दार्शनिक, अभी के जो दार्शनिक लोग हैं उनका क्या कहना है, यानी 19वीं शताब्दी के बाद जितने भी थे उनका कहना था कि नहीं, आप ये कह रहे थे कि साइंस है, इनका कहना था कि द साइंस ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ये विज्ञान ही है लेकिन मात्रा का विज्ञान है तो ये साइंस, इनका कहना था कि ये साइंस का क्वीन है। लेकिन इनका मॉडर्न फिलोसफर्स के अनुसार क्या कहना था कि नहीं, ये विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान उन चीज़ों को कहते हैं जो घटनाओं को शो करता है, उसको प्रूफ करता है, उसके बारे में बताया। घटनाओं यानी फिनोमिनन, जैसे तारे चमक रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, बारिश हो रही है, सूर्य से रोशनी आ रही है, ऐसे बहुत सारे चीज़, बहुत सारे, ये बोर्ड इस मार्कर से हम इस पे लिख पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये एक घटना है, ब्रेक लगाया गाड़ी रुक गया, ब्रेक लगाया अचानक से आदमी आगे की ओर चला गया, ब्रेक आगे अचानक से गाड़ी आगे कर दिए, आदमी पीछे की ओर चला गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारी घटनाएं हैं, है ना। आप बहुत सारे मॉल में जा रहे हो, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब एक फिनोमिनन घटना है, जितने भी हो रही है वो साइंस डील करता है, बट मैथ्स इस चीज़ को तो नहीं डील करता। तो उन मॉडर्न फिलोसफर के अनुसार बोला गया कि नहीं, मैथ्स कहीं फिनोमिनन घटना थोड़े बताता है, वो तो साइंस बताता है, तो हम मैथ्स को साइंस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्या बोला जा सकता है, तो आधुनिक फिलोसफर के अनुसार बोला गया कि रिलेशनशिप्स बिटवीन क्वांटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप्स बिटवीन क्वांटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी मैथमेटिक्स को, गणित को परिभाषित करते हैं किस रूप में, तो संबंध के, दो चीज़ों के संबंध के रूप में, दो चीज़ों के संबंध के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन वो दो चीज़ है क्या, तो वो है क्वांटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मतलब समझ लो वस्तुएं, और जैसे क्वांटिटीज का मतलब मात्रा, जैसे 5 kg सेव, तो सेव वस्तु हो गया और 5 kg मात्रा हो गया, है ना। तो ऐसे वस्तुओं के मात्रा के बीच में रिलेशनशिप मतलब संबंध स्थापित करता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। कौन, तो मैथमेटिक्स क्या करता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, एक संबंध बनाता है वस्तुओं और उनके मात्राओं के बीच, ठीक है। ये किनका कहना था, तो मॉडर्न फिलोसफर, आज के गणितज्ञ या दार्शनिक जो भी हैं उनके अनुसार। तो अलग अलग शताब्दियों में मैथ्स का अलग अलग डिफिनीशन दिया गया, तो इसीलिए बोला जा सकता है कि मैथ्स का कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं हो सकता है, लेकिन आप किसी पर्सन को आप इस तरह से समझा सकते हो कि अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग वैज्ञानिकों ने या दार्शनिक या मैथमेटिशियन जो भी बोलिए, वो अलग अलग बातें बताए हैं, किस समय क्या बात बताया गया, पूरा क्लियर हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से ये सारा चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जल्दी से इसको उतार लीजिए।
तब आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग। मैथ्स के बारे में जान ले, उसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, किन फिलोसफर के द्वारा क्या क्या बताई गई, ये सारी बातें हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं, हमने जब एरिस्टोटल का थ्योरी बता रहे थे तो उसमें हम लोग 2-3 वर्ड का नाम यूज किए थे, यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, जिसमें नंबर्स, स्ट्रक्चर, प्लेस और चेंज। ठीक है, कुछ वर्ड्स होंगे जो वहाँ पे नहीं लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि मैथ्स में स्पेशली हम लोगों को इन 4 चीज़ों के बारे में जानना होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला होता है नंबर्स। ठीक है, यानी कि साइंस को अगर मुझे डिराइव करना है तो मुझे इन 4 वर्ड पे ही विचार करनी होगी। ठीक है, यही बताया गया है मैथमेटिक्स द्वारा, जिसमें सबसे पहला है नंबर्स, क्योंकि हम आपको बताएं कि इस मात्रा, अब आपने देखा बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, फिलोसफर्स के द्वारा बताया गया कि मैथ्स जो होता है वो नंबर्स के बारे में आपको बताते हैं, है ना। फिर शेप के बारे में आपको बता रहे हैं, शेप के बारे में भी बता सकते हैं। स्पेस जैसे एरिया, वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारे चीज़ मुझे निकालना होता है, तो उन चीज़ों के बारे में भी मैथ्स डिस्कस करता है। और चेंज, जब आप 11th में आए हो, तो जब आप 11th से 12th में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों को देखोगे। अभी तक आप क्या करते थे कि एक लिमिटेड एरिया दिया हुआ होता था, आप उस एरिया मतलब एक लिमिटेड शेप दिया हुआ होता था, चाहे वो ट्रेंगल हो यानी त्रिभुज, या फिर रेक्टेंगल हो, है ना, या रेक्टेंगल आप समझ रहे हो, आयत। ठीक है, तो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो यानी वर्ग हो, ऐसे बहुत सारे शेप दिए होते थे और उनका आप क्षेत्रफल निकालते थे यानी एरिया, पेरीमीटर निकालते थे यानी परिमिति, ऐसे बहुत सारे चीज़ आप निकालते थे। लेकिन जब आप 12th में जब जाओगे तो आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी होगी, जैसे कि मान के चलो कि एक इस तरह का कोई शेप है, तो ये ऑलरेडी आयताकार है, रेक्टेंगल। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस दीवार को बढ़ाते जा रहे हैं, 1 सेकेंड में इस दीवार को 2 मीटर बढ़ा दे रहे, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इसका क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ेगा, तो वो एरिया कितना बढ़ेगा? अगर 1 सेकेंड में इसका लेंथ 2 मीटर बढ़ रहा है यानी लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब चेंज होने का बात हो रहा है, चेंज, परिवर्तन होने का बात हो रहा है। ठीक है, ये इतना बढ़ा तो वो कितना बढ़ेगा, लंबाई अगर हमने इतना बढ़ाया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ाया तो कितना बढ़ा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में उठते हैं और उसका हम लोग सॉल्यूशन भी करते हैं। तो इन 4 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है मैथमेटिक्स, सॉरी इन्हीं 4 चीज़ों से डिस्क्राइब होता है मैथमेटिक्स। मैथ्स डिस्क्राइब नहीं करता है, इनसे मैथ्स डिस्क्राइब होता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म मैथमेटिक्स में भी बोलते हैं, शॉर्ट में मैथ्स या मैथ भी बोल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ से ही हम लोग मैथ्स को समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है नंबर्स। नंबर्स मुझे क्या बताता है? मैथमेटिक्स में नंबर्स, जिसको हिंदी में संख्याओं बोल सकते हैं, नंबर मतलब संख्या और नंबर्स मतलब संख्याओं, तो ये आपको क्या बताता है? तो ये बताता है हाउ कैन वी काउंट द थिंग्स। हाउ कैन वी मतलब हम लोग कैसे, थिंग्स मतलब समझ रहे हो, है ना, चीज़ है, वस्तु है, वस्तु ही मान लेते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन वी काउंट द थिंग्स। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। ठीक है, जैसे काउंट करो, बच्चे सब, सारे बच्चे को काउंट करो कितने बच्चे हैं क्लासरूम में, तो गिनना होता है। तो हाउ कैन वी काउंट द थिंग्स मतलब थिंग्स मतलब वस्तुओं को हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ होता है ये इन्वॉल्व होता है मैथमेटिक्स के नंबर्स वाले पार्ट में। यानी मैथमेटिक्स का समझो कि ये पार्ट नहीं है, मतलब आप इसको अलग ब्रांचेस नहीं बोल सकते, लेकिन मैथमेटिक्स इन्हीं के कारण से होता है, इनके कारण से। तो इसमें मतलब मैथमेटिक्स इन 4 कारण से होता है। तो कारणों के लिए, कारण को समझने के लिए मैथमेटिक्स के 4 भाग बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला भाग है नंबर्स। तो नंबर्स मुझे मैथमेटिक्स को पढ़ने में कैसे हेल्प करता है, ये मुझे समझना है कि मैथमेटिक्स को अगर पढ़ना है मुझे, तो नंबर्स किस तरह से हमको हेल्प करता है, यानी संख्या किस तरह से हेल्प करता है। तो संख्या आपको इस तरह से हेल्प करता है, वह बताता है कि हम किसी वस्तु को कैसे काउंट कर सकते हैं। हाउ कैन वी काउंट द थिंग्स। ठीक है, ये नंबर्स बताता है। दूसरा स्ट्रक्चर। मैथमेटिक्स में स्ट्रक्चर जो है वो क्या काम करता है। ठीक है, जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बच्चे को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ है, मान लो बोर्ड है, मार्कर है, टीचर है, बुक्स हैं, तो सबका अलग अलग काम है।
हमको इस क्लासरूम में पढ़ने के लिए मुझे मार्कर का ज़रूरत है। मार्कर क्या करता है? तो इस क्लासरूम में मार्कर लिखने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, इस क्लासरूम में ये व्हाइट बोर्ड क्या करता है? तो इस पे लिखा जाता है। ये काम होता है कि मुझ पे लिखो, ये बोलता है कि हम पे लिखो, ये अपने पे लिखवाने का काम करता है। टीचर इस क्लासरूम में क्या करता है? तो वो लिखने का, यानी कि वो समझाने का, स्टूडेंट को समझाने का कार्य करता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ है क्लासरूम में या और भी जगह पे होते हैं। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में ये जो ये समझो पर्सन है या फिर ऑब्जेक्ट्स है, मान लो, ठीक है, इन्हीं के कारण मैथ्स हो सकता है। जैसे क्लासरूम बिना टीचर के नहीं हो सकते, बिना व्हाइट बोर्ड या मार्कर या पेन या कलम ये सब के नहीं हो सकते, कुछ नहीं, ये सब चीज़ तो चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ चाहिए, जिसमें नंबर्स आपको कैसे हेल्प करते हैं? जैसे मार्कर हेल्प कर रहा है पढ़ने लिखने के सेंस में, उसी तरह से नंबर्स आपको क्या हेल्प करता है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए? तो आप किसी वस्तु को कैसे काउंट कर सकते हो, कैसे गिन सकते हो, हाउ कैन वी काउंट द थिंग्स। दूसरा स्ट्रक्चर, संरचना हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी लिखते हैं हाउ थिंग्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड क्या बताता है? हाउ थिंग्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है गठन करना, मतलब एक टीम बना देना, ठीक है। तो बहुत सारे चीज, स्ट्रक्चर तैयार करना। आप देखो इंग्लिश में भी आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो टेंस में, तो वो एक गठन करता है सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, ऐसे बहुत सारे चीजों का। तो स्ट्रक्चर करना, एक सांचा तैयार करना, है ना। मतलब बहुत सारे, अब मान लो मुझे घर का ही स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है, या फिर मुझे घर का स्ट्रक्चर ड्राइंग बना के तैयार करना है, तो कोई नहीं, हम लाइन पारेंगे, एक ऐसे लाइन पारेंगे, ऐसे पारेंगे, मतलब रेक्टेंगल शेप लेंगे, हो सकता है मुझे सर्कल भी बनाना पड़े। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम मिला के गठन करेंगे, एक टीम बनाएंगे, एक मेंबर तैयार करेंगे। तो नंबर्स ये बताया कि हम किसी वस्तु को कैसे गिनते हैं, किसे कैसे काउंट करते हैं, और स्ट्रक्चर बताता है कि हम उन वस्तुओं को कैसे गठित कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं। समझ रहे हो? ये बताता है कि हम कैसे गिन सकते हैं, और ये बताता है कि हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज गठित कर सकते हैं। मैथ्स पढ़ने में ये दोनों इस तरह से आपको हेल्प करता है। तीसरा, प्लेस, यानी हिंदी में जगह बोल सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंज का मतलब क्या होना है? अरेंज का मतलब सजा देना, ठीक है। अरेंज का मतलब क्या हो जाता है? सजा देना। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स मतलब, कहने का मतलब क्या है कि वस्तुओं को हम कैसे अरेंज करना सीखें। अरेंज करने का मतलब, अब मान के चलो हमको एक ट्रेंगल है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। इस ट्रेंगल में 5 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ। अब ये हो गया। अब बताओ कि हम इसमें दो अलग अलग शेप के दो ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिए, है ना। और हम मुझे अब मान लो इसका एरिया निकालना है, ये सब जो शेड किया हुआ एरिया है, तो हम पहले इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर सर्कल का एरिया, फिर सब ट्रैक करके वो जो भी निकालना होता है वो हम लोग तो पढ़े ही हैं या बाद में देखेंगे ही। तो ये अरेंजमेंट हुआ। तो एक ने बताया हम वस्तुओं को कैसे काउंट करें, एक ने बताया वस्तुओं को हम कैसे गठित करें, एक ने बताया कि प्लेस ने क्या बताया कि हम वस्तुओं को कैसे अरेंज करें, और लास्ट जो है चौथा नंबर चेंज, जो शुरुआत में भी बताए थे, परिवर्तन, हाउ थिंग्स बिकम डिफरेंट। वस्तुएं कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, कैसे भिन्न हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, वस्तुएं एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं, ये चीज मैथमेटिक्स में डिस्क्राइब करता है चेंज। यानी कि मुझे मैथ्स को पढ़ने के लिए ये इन चार चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है। पहले हम किसी वस्तु को कैसे काउंट करें, फिर उन वस्तुओं को कैसे गठित करें, फिर हम उन वस्तुओं को कैसे अरेंज करें, और फिर उन वस्तुओं को हम कैसे चेंज करें, परिवर्तित करें। इन चार चीज़ों के हेल्प से मैथमेटिक्स को हमको पढ़ना होता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट लोगों का कहना था, अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग बातें बताई। तो मैथमेटिक्स के लिए ये 4 सेक्शन है, आप इसका स्क्रीन। हाँ, एक और चीज़ हम बताना भूल गए, हम यहाँ पे शॉर्ट में AGA लिखे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे अलजेब्रा, यहाँ लिखेंगे जियोमेट्री, और यहाँ लिखेंगे एनालिसिस, ठीक है। अलजेब्रा यानी बीजगणित, जियोमेट्री यानी ज्यामिति, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, ठीक है।
यानी कि ये तो नंबर्स काउंट करना हो गया। हम किसी चीज़ को कैसे गठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे अरेंज करना सीखते हैं, ये मुझे पढ़ना होता है यहाँ पे अलजेब्रा में। और इसमें स्पेशली जो चीज़ होता है वो आप पढ़े हो बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास आप शायद पढ़े भी होंगे, जिसमें आप हिंदी में ऐसे पढ़े काके क्रिया कोके भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, है ना। यानी कि पहले किसका किसका काके क्रिया और किसका किसका यूज होता है, पहले गुना का यूज करे, जोड़ का यूज करे, घटाव का यूज करे, ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज मतलब गठित करना होता है। ये सब भाग जो होता है वो अलजेब्रा में पढ़ना होता है मुझे, यानी स्ट्रक्चर का जो भी काम होता है वो मुझे अलजेब्रा में पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, प्लेस अरेंजमेंट का जहाँ बात होता है, हम किसी वस्तु को कैसे सजा सकते हैं, ये बात होता है ज्यामिति में, ठीक है। ज्यामिति यानी जियोमेट्री में। और चेंज परिवर्तन, हाउ थिंग्स बिकम डिफरेंट, ठीक है। ये कोई वस्तु कैसे चेंज कर रहा है, इन चीज़ों को मुझे पढ़ना होता है। एनालिसिस विश्लेषण, इस भाग को बहुत आगे आपको पढ़ना है, हम आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में। फिलहाल अभी आप अलजेब्रा तो पहले पढ़े ही हैं बीजगणित के रूप में, आप ज्यामिति जियोमेट्री भी पढ़े हैं, ठीक है। फिर विश्लेषण में आपको बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो आपको आगे पढ़ना है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए हम लोग आगे का टॉपिक डील करते हैं। यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स का बेसिकली मेन ब्रांच लिखा है। इन मैथमेटिक्स देयर आर 2 मेन ब्रांचेज। मैथमेटिक्स में 2 मेन ब्रांच बनाई गई है और उसी ब्रांच के अंतर्गत मैथ्स का जितने भी सेक्शन है वो सारे आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ब्रांच है, 2 भाग में पहला जो ब्रांच है उसको बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। प्योर का मतलब शुद्ध होता है, तो शुद्ध गणित यानी प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। ये सब इंग्लिश के टर्म में ही आप समझो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। अच्छा, प्योर मैथमेटिक्स यानी शुद्ध गणित। इसमें हमने लिखा है वी स्टडी द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी एप्लीकेशन आउटसाइड मैथमेटिक्स। कहने का मतलब क्या है ना कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में जो ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, इंडिपेंडेंट है। मुझे उन चीज़ों पे विचार नहीं करनी है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, हमको इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। हमको कुछ थ्योरी दे दिया गया, जैसे बहुत सारे आपने थ्योरी देखा, आप 10th क्लास में ही पढ़ के आए हो। जैसे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। फिर आपने कोण भुजा कोण, है ना, यानी कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल। फिर कोण भुजा भुजा, ऐसे बहुत सारे आपने कंसेप्ट पढ़ा, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपने थ्योरम पढ़ा, ठीक है। और भी आपने थ्योरम प्रमेय पढ़ा होगा। तो आपको उस थ्योरम के पीछे नहीं भागना है कि ये कहाँ से है, कैसे। हाँ, जहाँ तक आप उस थ्योरम को साबित भी किए तो आपके जो सर थे वो 10th क्लास में वो बुक में दिया हुआ भी रहता था, इस तरह से साबित कर लो। लेकिन वो सोचना नहीं कहाँ से, कैसे, क्या क्या, उन चीज़ों के पीछे हम लोगों को भागना नहीं है। बस उस थ्योरी को जानना है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन डील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जिस पार्ट में होता है उसको हम लोग प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी को प्रूफ करके दे दिया गया है, मुझे उस पर सोचना नहीं, बस उनके थ्योरी को यूज करके हम लोगों को मैथ्स को डील कर लेना है। वो प्योर मैथमेटिक्स के ब्रांच में आता है। यहाँ हमने लिखा भी है इट इंक्लूड्स प्रूफ थ्योरी, मतलब इसमें इंक्लूड्स मतलब इसमें मर्ज होता है, इसमें मिला होता है प्रूफ थ्योरी, मतलब ऑलरेडी जो थ्योरी को प्रूफ कर दिया गया है, बस हमको उस थ्योरी को देख के उस पर क्वेश्चन डील करना है। जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे बुक्स में, ठीक है, वो प्योर मैथमेटिक्स के भाग में आता है। और इसके बहुत सारे ब्रांचेज है, जैसे एरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ईटीसी और भी हो सकते हैं। जिसमें एरिथमेटिक का मतलब होता है क्या, अंक गणित। आप देखो अंकगणित नंबर्स के बारे में पढ़ते हो, फिर है ना, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ऐसे बहुत सारे आप चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अरिथमेटिक यानी अंक गणित में, ये प्योर मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है। इसमें बहुत सारे चीज़ को बता दिया गया, आपको याद कर लेना है और इसको यूज करके आपको क्वेश्चन डील करना है। इसमें आपको सोचना ज़्यादा नहीं है। अलजेब्रा में भी बीजगणित, हिंदी में बीज गणित बोलते हैं। अलजेब्रा का तो क्वेश्चन सबसे बड़ा भाग है, इसके बिना तो मैथ्स अधूरा रह जाता है। तो अलजेब्रा यानी बीज गणित,
ठीक है। तो इसमें भी हमको थ्योरी बना दिया गया है कि अगर काके वो बोर्ड मास वाला काके क्रिया को के भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, ऐसे आपने थ्योरी पढ़ा है कि पहले गुना का यूज करना है कि भाग का, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी आप बहुत सारे ये चीज़ पढ़ लिए वो आपको बता दिया गया। उसको यूज करके या और भी बहुत सारे सेक्शन को ब्रैकेट वगैरह यूज करके क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो आपको समझा दिया गया। वो मैथमेटिशियन लोग खोज करके दे दिए, उन पर सोचना नहीं, बस क्वेश्चंस बनाना है। तो प्योर मैथमेटिक्स बोलता ही यही है कि बस थ्योरी प्रूफ किया हुआ है, आप उसके फेर में मत रहो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस डील करो। तो मैं अरिथमेटिक अलजेब्रा में यही सब चीज़ें होती हैं। ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामिति, आपने ज्यामिति भी पढ़ा है 10th क्लास में, है ना, रचना वगैरह उसमें भी होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। तो इसमें भी थ्योरी दे दिया गया है, बस उसको आप प्रमेय को पढ़ के और उस पर क्वेश्चंस बनाते थे, है ना। तो ये सब चीज़ जो है इसमें थ्योरी दिया गया है, इसमें कुछ अलग से आपको नहीं करना है, बस इस पर क्वेश्चन होगा, इस पर कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना है। कैलकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, आप इंजीनियरिंग बिना कैलकुलस नहीं कर सकते हैं। और 11th 12th क्लास में सबसे मेन पार्ट है कैलकुलस, जिसमें 11th क्लास में आपको थोड़ा सा मैथ्स में लास्ट में जाके पढ़ना है, लेकिन 12th क्लास पूरा कैलकुलस से ही भरा हुआ है। 2 बुक मैथ्स का आएगा 12th में, जिसमें एक बुक स्पेशली कैलकुलस का समझो कि, क्योंकि फर्स्ट बुक के हाफ से स्टार्ट होता है और सेकेंड बुक के हाफ तक कैलकुलस चलता है। तो मान लो कि ये पूरा एक बुक तो कैलकुलस ही होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब कैलकुलस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गणन, हिंदी में गणन बोलते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस बहुत बड़ा ब्रांच है, इसमें बहुत सारे थ्योरी को दिया गया है, उस फॉर्मूला दिया हुआ है, उस सारे फॉर्मूला को मुझे पढ़ना है, याद करना है और उस फॉर्मूला के बेस पे मुझे क्वेश्चन डील करना है। और उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है कि कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीज़ नहीं देखना है। तो ये और ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांचेज है, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना होता है मुझे प्योर मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का 2 ही ब्रांच है, जिसमें पहला प्योर मैथमेटिक्स, और इसमें इतने भाग आते हैं, इससे भी ज़्यादा भाग हो सकते हैं। और प्योर मैथमेटिक्स का सीधा मतलब क्या, कि मुझे थ्योरी पढ़ लेना है, याद कर लेना है और उस पर क्वेश्चन डील करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, हमको उसको खोज करके नहीं लाना है। वहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाई कर देना, है ना, मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, मतलब तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कि हम अपना दिमाग उसमें अप्लाई करें। हालांकि दिमाग तो इसमें भी लगाना है, दिमाग तो सब जगह, लेकिन इनमें आप कुछ फॉर्मूला, थोड़ा बहुत फॉर्मूला इसमें होगा, इसमें तो सारा फॉर्मूला ही होता है, थोड़ा बहुत इसमें आपको मैक्सिमम दिमाग ही लगाना होता है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फॉर्मूला काम नहीं करता है, आपको सोचना पड़ता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। बट इसमें, इस वाले थ्योरी में फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे क्षेत्रफल निकालना है, एरिया, फॉर्मूला दिया हुआ है, बना लिए, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसमें मुझे सोचना होता है, आप सिर्फ फॉर्मूला के बेस पे नहीं बना सकते, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे जो फॉर्मूला पे भी बन जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में दिमाग लगाना होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। 10th क्लास में तो बहुत छोटा था, P = NE/NS। जब आप 12th में जाओगे तो समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कितना हार्ड है। बहुत सारे क्वेश्चंस 11th में भी है, प्रायिकता पढ़ना, प्रोबेबिलिटी। आपको उसमें क्वेश्चंस को सीखना होगा, कहाँ जो ऐड करे, कहाँ मल्टीप्लाई करे, कैसे करे, बहुत सारे सेक्शन आएंगे। तो कुछ फॉर्मूला काम आएंगे, लेकिन मैक्सिमम उसमें आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो लॉटरी वगैरह वाला गेम होगा कि हम ये करें वो करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको बहुत सोचना पड़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको सोचना पड़ सकता है, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अच्छा, अगला है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, है ना, सांख्यिकी, आप लिख लेना, जगह नहीं यहाँ पे। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। अब आपने पढ़ा ही सांख्यिकी, अब 10th क्लास में तो बहुत इजी सेक्शन पढ़ना था, माध्यमाधिका, बहुलक, यही सांख्यिकी था। लेकिन जब आप 11th में हो, 11th में लास्ट में सांख्यिकी पढ़ना है, स्टैटिक्स, वहाँ पे देखना, दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस को, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस में हमें दिमाग लगाना है, ऐसा कोई कुछ थ्योरी नहीं दिया गया है प्रूफ करके, कुछ थ्योरी दिए भी गए हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम इसमें सोचना पड़ता है। कंप्यूटर साइंस, तो इसमें कंप्यूटर साइंस में आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह को आपको समझना होगा, देखना होगा। खास करके जैसे कोई बच्चा अगर कॉमर्स का कोर्स करता है तो उसमें अकाउंटेंसी आता है, तो अकाउंटेंसी वगैरह पढ़ने के लिए ऐसी नहीं कि आप CA चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे, वो ऐसे नहीं कि बस आपको जोड़ घटावाना चाहिए, उसमें बहुत तरह का अलग अलग दिमाग लगाना होता है। तो कंप्यूटर साइंस वाले टॉपिक में भी आपको दिमाग ज़्यादातर लगाना होता है। हाँ, ऐसा नहीं हम कर रहे कि यहाँ पे थ्योरी नहीं होते हैं, इन सब थ्योरी का भी यूज यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादातर दिमाग लगाना होता है।
ठीक है। आप सिर्फ फार्मूला इसमें थ्योरी के प्रूफ के बेस पे नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सोचना पड़ सकता है। अगला है कंप्यूटर साइंस के बाद फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में, जैसे फिजिकल साइंस में आपने पढ़ा है साइंस वाले थ्योरी में हम आपको बताया, फिजिकल साइंस का पार्ट हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हो सकते हैं। तो फिजिक्स सोचो, फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल्स, तो उस न्यूमेरिकल्स अभी 10th क्लास में ही आपने न्यूमेरिकल्स दिया, ठीक है। वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, यानी दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र था। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। आप बहुत सारे क्वेश्चंस डील किए उसमें, लेकिन अभी आप उस सेक्शन को बहुत छोटे लेवल पे पढ़े हो। 12th क्लास में आओ, फिर से लाइट का चैप्टर आपको पढ़ना होगा, वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आएंगे, है ना, जिसमें दिमाग लगाते लगाते दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन वो आपको हार्ड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे ही। तो उन सब चीज़ों में दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। हाँ, फॉर्मूला यूज होंगे, क्योंकि अलजेब्रा ये सब तो यूज होना ही हर जगह पे, क्योंकि कैलकुलेशन का जहाँ बात होगा, सॉल्व करने का जहाँ बात होगा, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, यही तो सॉल्यूशन देता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करना है। और ये नंबर्स, अंक गणित में नंबर्स का जानकारी लेना होता है, तो इन सब चीज़ों का भी यूज यहाँ पे आएगा। लेकिन इन सब के प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे दिमाग लगाना होगा बहुत ज़्यादा, और उनको दिमाग लगाने के बाद इन सब चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके एक और चीज़, प्योर मैथमेटिक्स इस पे एकदम डिपेंड नहीं करता है। ये आप बस क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप कर लो। लेकिन ये सब चीज़ जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये इस पे जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि बिना अलजेब्रा, बिना अरिथमेटिक्स, बिना ज्योमेट्री, बिना कैलकुलस का आप इनके बहुत सारे क्वेश्चंस, फिजिक्स में ही आप बहुत सारे, फिजिकल साइंस का जो भाग है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स के ही बहुत सारे क्वेश्चंस को आप डील नहीं कर पाओगे बिना इसके। और खास करके ये कैलकुलस, अलजेब्रा, एक और भाग है ट्रिगोनमेट्री, जो कि हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हम आपको 11th में ट्रिगोनमेट्री ही पहले स्टार्ट करवाएंगे, फिर बताएंगे कि ट्रिगो कहाँ से आया, कैसे उसका ऑरिजिन हुआ, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ, है ना। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो प्योर मैथमेटिक्स का मतलब सीधा है कि इनमें कुछ थ्योरी प्रूफ करके दिए गए, कुछ फॉर्मूला, क्वेश्चंस बनाए गए, क्वेश्चन दे दिए गए, आप बस बना डालो। ये है कि हाँ ठीक है, इसमें फॉर्मूला यूज होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस को काफ़ी समझना होगा, कुछ खुद से लॉजिक लगाना होगा। तो ये जो है वो इन पे, प्योर मैथमेटिक्स इस पे एकदम निर्भर नहीं करता है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्यूशन का जरूरत पड़ेगा, और ये अलजेब्रा ये सब हेल्प करेगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के 2 भाग हैं, देयर आर 2 मेन ब्रांचेज, ठीक है। इसमें हम आपको बता दिए कि ऐसे इतने भाग हैं, इसमें भी और भी भाग हो सकते हैं, ETC कर देते हैं, और भी बहुत सारे भाग हैं, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास था, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, सारा उतार लीजिए, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि हाँ आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़िएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो मैक्सिमम बच्चा, तो फिर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि झूठ मूठ का क्यों मेहनत करना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिलहाल वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हम आपको मैथ्स के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको पता ही है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या ये मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हमने जो समझाया उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कन्फ्यूजन दे रहा हो, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, हम आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन या फिर अगेन दोबारा उस चीज़ को हम समझाएंगे वीडियो के थ्रू। जितना पॉसिबल हो सकेगा हम उस चीज़ को समझाने का कोशिश करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कीजिए, और होमवर्क ज़रूर कीजिए। आज का होमवर्क ये है कि जितना भी चीज़ है सबको लिख के आप मुझे एक कॉपी पे जब आप लिख लोगे सारा चीज़, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड कर देना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मैक्सिमम बच्चा कितना बच्चा पढ़ रहा है, तो मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। तो फिलहाल अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।